जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी में हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे। अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इसका हम एक भाग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, जिसके अंतर्गत हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा था। तो स्थलमंडल में हमने महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था और 7 महाद्वीपों के बारे में विस्तार से जाना था। साथ में ही हमने उसको देखा भी था। तो इस तरह से हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज इस पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे जलमंडल। जलमंडल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो जल है। तो जितनी भूमि है उससे अधिक क्या है, जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। तो जलमंडल के अंतर्गत जो जल के अलग अलग रूप हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, तो तीनों अवस्थाएं उसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें महासागर, नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जो जलवाष्प है वो सभी इसमें सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 57% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जितना जल है उसका 97% भाग महासागरों में पाया जाता है, और यह इतना अधिक खारा होता है कि यह शुद्ध किए बिना मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। तो कभी आप यदि समुद्र में गए होंगे तो आपने यदि चखा होगा जो समुद्र का पानी है, या फिर आपके मुंह में कभी आया होगा, तो आप देखेंगे कि वो जो पानी है वो इतना खारा है कि आप मुंह में लेते ही आप उसको रख नहीं पाएंगे मुंह में। तो पानी तो इतना ज्यादा है पृथ्वी पर, लगभग 57% भाग क्या है, पानी है, लेकिन फिर भी पीने के पानी का अभाव अभी भी उपस्थित है। तो क्या कारण है, जो महासागरों में जल है वो लवणीय है, खारा जल है, और उसका उपयोग तब तक मनुष्य नहीं कर सकता जब तक उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसमें लवण की मात्रा को कम नहीं किया जा सकता। और जो शेष जल का बहुत बड़ा जो भाग है वो बर्फ की परतों में है और हिम नदियों तथा जो भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो 97% जो भाग है वो महासागरों में है, जो खारा पानी है, और जो शेष पानी है उसमें भी उसका एक बड़ा भाग बर्फ के रूप में है, जमा हुआ है। तो जो हमारे ध्रुव है वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो जिस जगह तापमान बहुत कम होता है वैसे जगहों में पानी का जो है वो ठोस रूप पाया जाता है। साथ ही हिम नदियों में भी जल है, और भूमिगत जल के रूप में भी वो जो शेष भाग है वो पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग, लगभग 2.7% जो है वो अलवण जल है या पीने योग्य जल है। मतलब जितना पानी है उसका सिर्फ 2.7% ही हमारे पीने योग्य पानी है। पानी तो बहुत है, लेकिन पीने योग्य जो जल है वो बहुत कम है। अब हम महासागरों के बारे में जानेंगे। यहाँ एक शब्द है कि महासागर में ही अधिकांश जल है, लेकिन उसका जल कैसा है, खारा है। तो अब हम महासागरों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। तो जो महासागर है वो जलमंडल का प्रमुख भाग है, क्योंकि अधिकांश जल महासागरों में है। महासागर बेसिन की गहराई सभी जगह सामान्य नहीं है। तो जो महासागर का बेसिन का गहराई है वो हर जगह एकदम समान नहीं है, तो उसमें भी अंतर है। तो महासागरों की औसत गहराई है 3688 मीटर है। तो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, और इसकी गहराई है 11,022 मीटर है। और महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो महासागर हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है।
महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं हैं। तो जो महासागर का जल है वो हमेशा गतिशील है, गति में है। तो उसका जो मुख्य रूप है वो है तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। तो आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रमुख महासागर हैं। तो उनके आकार के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 प्रमुख महासागर हैं, उसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो पहला क्या है? प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक या उत्तरी हिम महासागर और 5वें नंबर पर है अंटार्कटिक या दक्षिणी हिम महासागर। तो पहला जो है प्रशांत महासागर, यह सबसे बड़ा महासागर है और यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। तो कितना विशाल है, इसका विस्तार कितना ज्यादा है सोचिए। तो पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग मरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है और प्रशांत महासागर का जो आकार है वो वृत्ताकार है और यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। ये एक बहुत बड़े भाग में फैला हुआ है पृथ्वी के प्रशांत महासागर। इसके बाद है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो आकार होता है वो अंग्रेजी वर्णमाला का जो एस आकार है उसके आकार का होता है, एस के आकार का है और इसके पश्चिमी जो किनारे हैं उस पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। इसके बाद तीसरे नंबर में है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश, मतलब जो हमारा देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। तो यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और जो हिंद महासागर है वो त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ एक शब्द है कि जल संधि क्या है? तो पानी का संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल राशियों को जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो इससे पहले हम जान चुके थे स्थल संधि के विषय में, जो 2 स्थल भागों को जोड़ती है। तो इसी तरह से जल संधि क्या है कि जो 2 जलीय भागों को जोड़ती है, वो समुद्र या महासागर हो सकते हैं। इसके बाद अगला है 4 नंबर है आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है और इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए आर्कटिक महासागर के बारे में। अब हम जानेंगे वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल क्या है? जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर वायु का एक आवरण है और उस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है। तो जो वायु हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं वो हमको वायुमंडल से ही प्राप्त होता है। एवं सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें हैं जैसे पारावैंगनिक किरणें, इससे भी बचाने का कार्य हमारा वायुमंडल ही करता है, क्योंकि ये किरणें यदि सीधी पृथ्वी तक आ जाएंगी तो हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे, हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडलों जो है उसको 5 परतों में बांटा गया है और इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल में ही मौसम घटनाएं जैसे बादल का बनना, आंधी तूफान घटती है। तो जो क्षोभ मंडल होता है उसमें मौसम संबंधी जो घटनाएं होती जैसे बादल का बनना,
आंधी का आना, तूफान आना, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। और आयतन के अनुसार नाइट्रोजन जो है 78% तथा ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी जो गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि जो हैं ये 1% है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद अन्य गैसें हैं जो बहुत कम है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अब यहाँ देखेंगे हम वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में। देखिए यहाँ सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है, जो लगभग 20 किलोमीटर तक फैला है पृथ्वी की सतह से। उसके ऊपर है समताप मंडल, जो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और उसके ऊपर है मध्य मंडल, जो 85 किलोमीटर तक फैला है, और उसके ऊपर है आयन मंडल, जो 85 किलोमीटर से 690 किलोमीटर तक फैला है, और 690 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग है वो है बहिर्मंडल। तो इस तरह से वायुमंडल को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे सामने का है क्षोभ मंडल और सबसे ऊपर का है बहिर्मंडल। तो जैसे यहाँ पे जानने योग्य बातें हैं कि झारखंड की महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला थी प्रेमलता अग्रवाल, जो झारखंड की थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है, और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो पृथ्वी को गर्म रखने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आवश्यक है, लेकिन इसकी मात्रा भी सीमित होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो वो नुकसानदायक हो सकता है। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए, उससे अधिक हो तो हमें नुकसान हो सकता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है, और यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है, और ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में कमी होने के कारण पहाड़ों पर पर्वतारोहियों की सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं पर्वतारोही तो उनको ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए वे ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी आती है, और जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई में जाते हैं तापमान भी कम होता जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी थे। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले सबसे पहले जो पर्वतारोही थे वे थे तेंजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी थे। तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे जैव मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का यह सामान्य भाग जहां जीवन मौजूद है। तो जहां पर तीनों मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तो वे जो जहां पर ये तीनों मिलते हैं उसे कहते हैं जैव मंडल, जहां जीवन मौजूद रहता है, जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े स्तनधारी के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ सभी तरह के जीव पाए जाते हैं जो जल में रहते हैं या स्थल में रहते हैं। तो मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जैव मंडल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी दूसरे प्राणी पर निर्भर है किसी न किसी तरह। तो इसलिए वे एक दूसरे पर निर्भर होकर एक साथ निवास करते हैं। तो जैव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है जंतु जगत और दूसरा है पादप जगत। तो जंतु जगत क्या है, जिसमें जीव जंतु आते हैं, और पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। तो पृथ्वी के ये
तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से प्रभाव डालते हैं, प्रभावित करते रहते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का जो कटाव है वो तेजी से होने लगता है। यदि हम खेती के लिए पेड़ों को काट दें तो क्या होगा कि जो ढलुआ भाग है, वैसे जगहों पर जो पहाड़ जंगल है उसको यदि हम काट दें तो वहां की जो मिट्टी है जिसको पेड़ों के जो जड़ हैं वो जकड़े रखते हैं, मिट्टी को रोके रहते हैं। लेकिन यदि वहां पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जब वर्षा होगा तो वहां का मिट्टी कटकर नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। तो सारे जो क्रियाएं हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। देखिए यहाँ पर जैवमंडल को दिखाया गया है। ये नीचे जो नीले रंग से दिख रहा है ये है जलमंडल, और ये जो घर है पेड़ पौधे हैं ये हो गया स्थलमंडल, और ये ऊपर क्या है वायुमंडल। तो तीनों जहां मिल रहे हैं ये भाग हो गया आपका जैवमंडल, जहां जीवन हो रहा है। क्योंकि जीवन के लिए तीनों दशाएं आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, स्थल भी आवश्यक है और वायु भी आवश्यक है। तो ये तीनों जहां परस्पर क्रिया करके जहां जीवित रहते हैं, जो प्राणी जीवित रहते हैं तो उनको जैवमंडल कहा जाता है। तो 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, और इसलिए स्थलमंडल तथा वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो जब कोई भी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे हम यदि बहुत ज्यादा वनों को काटने लगेंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, तो जो मिट्टी का कटाव है वो भी बढ़ जाएगा, और जिसके कारण जो समुद्र का जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, जिसके और समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र हैं या फिर जो द्वीप हैं समुद्र के बीच में, उनको डूबने का खतरा बना रहेगा। इसलिए प्रकृति को संतुलित बनाए रखना बहुत आवश्यक है, और कोई भी जो क्रिया है उसको संतुलित रूप से करना आवश्यक है। और यदि हम प्रकृति के बीच संतुलन नहीं बना पाएंगे तो वो जीवों को भी विनाश की ओर आगे ले जाएगा। इसलिए प्रकृति के बीच संतुलन होना बहुत आवश्यक है। अब हम यहाँ कुछ शब्दों को देखेंगे जो इस पाठ में आए हैं, जैसे क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जैव मंडल, बायोस्फेयर, आयन मंडल, आयोनोस्फेयर, महासागर, ओशियन, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर और महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। तो हमने पाठ में पृथ्वी के जो परिमंडल हैं उसके बारे में जाना, स्थलमंडल के बारे में जाना, वायुमंडल के बारे में जाना, जलमंडल के बारे में जाना और जैवमंडल के बारे में विस्तार से जाना। तो आशा करती हूँ कि आप इसको समझेंगे, और यदि कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, पाठ कंप्लीट होता है, आप इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।